यह रूम के अंदर मैक्स के सामने बैठे हुए एजेंट्स मैक्स से कहते हैं कि हाँ, टोनी NIS का एजेंट है। वो उसे धमकी देते हैं कि उसकी एक गलती उसे NIS के हाथों मारेगी, तो बेटर है वो टोनी को छोड़ दे। वो मैक्स से यह भी कहते हैं कि वो उसकी शांग्रीला कंपनी के बारे में जानते हैं, जिसके जरिए कोरियन आर्म्स एंड वेपन की डीलिंग होती थी। मैक्स उनसे पूछता है कि NIS क्या चाहती है। एजेंट बताते हैं कि वो चाहते हैं कि मैक्स कोरियन वेपन बेचना बंद करे और उसे बाकी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो NIS को दे, तो वो उसे छोड़ देंगे। तो मैक्स उन्हें गाली देके वहां से निकल जाने को बोलता है। वो उनसे कहता है कि वह सिर्फ सेरेना के जरिए बात करेगा। दूसरी ओर सेरेना को पता चलता है कि मैक्स दुनिया भर के टेररिस्ट को वेपन बेचता था। 5 साल पहले वह गायब हुआ। मैक्स कोरियन वेपन्स साउथ एशिया में बेचने के लिए जाना जाता है। अब उनके सामने सवाल उठता है कि मैक्स को इतनी क्वांटिटी में कोरियन वेपन कौन सप्लाई करता था। यह काम कोई बड़ा ऑफिशियल ही कर सकता है। यहाँ मैक्स टोनी को मारने के लिए गन उठाता है, तो एजेंट उससे कहते हैं कि वो बेशक टोनी को मार दे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर इसके बाद वो मैक्स को मारने आएंगे। तो अब मैक्स नए हॉस्टेजेस को बुलाता है, जो एक फैमिली है जिसमें 7-8 साल के 2 बच्चे भी है। वह देख के सब डर जाते हैं। मैक्स एजेंट से कहता है कि उसके पास सिर्फ टोनी नहीं बल्कि और भी हॉस्टेजेस है। वो उनसे कहता है कि सेरेना को लेके आओ, वरना वो टोनी का गला काट देगा। इतना कह के वो फोन कट कर देता है। यहाँ कमांडोज नाका आइलैंड के पास समुद्र में उतरते हैं और बोट से आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर सेरेना को रूम में बुलाया जाता है, तो वह कंडीशन रखती है कि वह अकेली रूम में रहेगी और मैक्स से नेगोशिएट करेगी। अब मैक्स वापस कॉल करता है। सेरेना उससे कहती है कि उसे जानकारी नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से ऑर्लिन को अपनी जान गंवानी पड़ी। तभी वह हॉस्टेज बच्चा मैक्स को ब्रदर कह के बुलाता है, जिससे मैक्स इमोशनल हो जाता है। उसके इसी इमोशंस को कंप्यूटर का ह्यूमन इमोशन सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है और इस बात को सेरेना का असिस्टेंट उसे यह सब बताता है। तो अब सेरेना भी जान जाती है कि मैक्स एक इमोशनल इंसान है। मैक्स अब फैमिली में से मर्द को छोड़ के बाकी को दूसरी रूम में भेजता है। सेरेना मैक्स से पूछती है कि उसने उसे वापस क्यों बुलाया। वो उससे कहता है कि वह 9 इलेक्ट्रिक के ओनर गैरी से मिलना चाहता है। वह नाम सुन के सब शॉक होते हैं। मैक्स सेरेना से कहता है कि उसे बुलाओ, तभी तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें वापस क्यों बुलाया। वह उसे 1 घंटे का वक्त देता है। सेरेना को पता चलता है कि जिस शांग्रीला कंपनी का प्रेसिडेंट मैक्स था, उस कंपनी को सेटअप गैरी ने कराया था, मगर कुछ सालों बाद गैरी ने अपनी उसमें से इन्वॉल्वमेंट बंद कर दी थी। वेपन बेचने से जो पैसा आता था वह शांग्रीला के अकाउंट में चला जाता था। शुरुआत में गैरी ने उस कंपनी का इस्तेमाल वेपन बेच के मिलने वाली दलाली को छुपाने के लिए किया और गैरी ने ही मैक्स को यूके की सिटीजनशिप दिलवाई थी। मगर जब मैक्स ने अकेले नाका आइलैंड से अपना अलग कारोबार शुरू किया तो उनकी पार्टनरशिप टूट गई, जिस पर गैरी ने NIS को मैक्स की टिप दी, जिसके बदले उसे टैक्स में 50 मिलियन का एग्जेम्पशन भी मिला था और काले धंधों से क्लीन चिट भी मिली। मतलब गैरी ने मैक्स से दगाबाजी की थी। सेरेना फॉरेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछती है कि अब गैरी कहाँ है। वह उससे कहता है कि इसी बिल्डिंग में, इनफैक्ट हम उसके ऑफिस में है, जो गैरी की वेपन लैब है, और गैरी ही इस पूरे ऑपरेशन का फंडिंग कर रहा है। अब हमें एक VIP रूम में बैठे गैरी, NIS का डिप्यूटी चीफ पार्क और एयरफोर्स कमांडर जेफरी दिखते हैं। तभी वहाँ पे NIS चीफ हेनरी आता है। गैरी हेनरी से कहता है कि वह सब संभाल लेगा। एयर कमांडर बताता है कि 4 घंटे में नाका आइलैंड में ऑपरेशन शुरू होगा। दूसरी ओर बेनी को जॉर्डन से पता चलता है कि NIS के डिप्यूटी चीफ के कहने पे जॉर्डन ने टोनी को झूठी आइडेंटिटी दी थी। तो अब सेरेना समझ जाती है कि इतने ऊपर तक NIS इस केस में इन्वॉल्व है, तो यह ऑपरेशन मामूली नहीं। अब जैसे मैक्स ने डिमांड रखी थी, वैसे गैरी को कॉल रूम में लाया जाता है। गैरी सेरेना को बताता है कि मैक्स एक अक्लमंद बिजनेसमैन है, ना कि मामूली किडनैपर। तभी मैक्स का कॉल आता है। गैरी उससे पूछता है कि यह सब करने की क्या जरूरत है। मैक्स गैरी से कहता है कि शांग्रीला का बैंक अकाउंट जो ब्लॉक किया गया है उसे एक्टिवेट करे। गैरी कहता है कि वह उसे अभी एक्टिवेट कराएगा। अब मैक्स गैरी से पूछता है कि उसने मेरलिन को क्यों मारा। गैरी उससे कहता है कि वह किसी मेरलिन को नहीं जानता। तो मैक्स उसे याद दिलाता है कि 10 दिन पहले कुछ रॉबर्स ने 2 लोगों को हॉस्टेज रखा था। उसी में जो लड़की थी वही मेरलिन है। यह वही केस है जो फिल्म के शुरुआत में हमने देखा था। सेरेना को भी वह इंसिडेंट याद आता है, मगर गैरी कुछ भी न जानने का ढोंग रचाता है। वो मैक्स को सॉफ्टली धमकी देता है कि वो जो कुछ कर रहा है उसकी वजह से उसकी जान जा सकती है। तो अब मैक्स भी सीरियस होता है।
वह सेरेना से पूछता है कि क्या उसे वो हॉस्टेज केस याद है, क्योंकि वह उस वक्त क्राइम सीन पे थी और नेगोशिएशन फेलियर होने की वजह से मेरलिन की जान चली गई थी। सेरेना उससे कहती है कि उसे सब याद है। मैक्स उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो रॉबरी थी। उस रूम में कुछ बेहद कीमती पेंटिंग्स थी, तो क्या तुम्हें पता चला उनका असली मालिक कौन था। सेरेना कहती है कि वही 2 लोग उन पेंटिंग के मालिक थे जो उसमें मारे गए। मैक्स कहता है नहीं, मालिक अभी भी जिंदा है और तुम्हारे पास ही बैठा है। मतलब उन कीमती पेंटिंग्स का मालिक गैरी था। अब मैक्स फिर से गैरी से पूछता है कि उसने मेरलिन को क्यों मारा। गैरी साफ मना करता है कि उसे ऐसी किसी चीज के बारे में पता है। सेरेना मैक्स से पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि गैरी ने मेरलिन को मारा। मैक्स कहता है कि मेरलिन गैरी की पर्सनल सेक्रेटरी थी जो उसके अकाउंट को देखती थी, उसके सब सीक्रेट जानती थी। उसी ने मेरलिन को गैरी से इंट्रोड्यूस किया था। गैरी अपने इलीगल वेपन्स के डीलिंग से आए हुए पैसों को उन बेहद कीमती पेंटिंग्स में इन्वेस्ट करता था। मतलब उन पैसों से वो पेंटिंग्स खरीदता था। एक एक पेंटिंग 10-10 बिलियन की होती थी और उन पेंटिंग्स को फॉरेन कंट्रीज से कोरिया लाके इस तरह लीगली काले पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग करता था। किसी को शक भी नहीं होता था। अब मैक्स उन्हें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिससे पता चलता है कि उन पैसों से गैरी पुराने फाइटर जेट्स खरीद के उन्हें नए बता के NIS चीफ, डिप्यूटी चीफ और एयर कमांडर के अप्रूवल से कोरियन गवर्नमेंट को बेचना चाहता था। क्योंकि किसको जेट फाइटर का नॉलेज है कि क्या पुराना है और क्या नया, और पब्लिक को क्या पता चलता है। बिलियन से और बिलियन सबका इसमें शेयर था। अब वह ऑडियो सुन के रूम में बैठे सभी शॉक होते हैं कि उनके देश में इतने लेवल तक का करप्शन चलता है। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग गैरी ने ही की थी क्योंकि वह हर बात का सबूत रखता है। VIP रूम में बैठा हेनरी भी यह मैक्स सेरेना से कहता है कि इस सबूत की मदद से क्या वो उन लोगों को अरेस्ट कर सकती है। सेरेना कहती है कि ऑडियो क्लिप को कोर्ट में सबूत नहीं माना जाता और ऐसे बड़े केस में तो बिल्कुल ही नहीं। तो अब मैक्स NIS चीफ हेनरी को कॉल रूम में लाने को कहता है। वह सुन के हेनरी के चेहरे पे डर फैल जाता है। मैक्स कहता है कि 1 घंटे के अंदर हेनरी नहीं आया तो वह सब हॉस्टेजेस को मार देगा। VIP रूम में गैरी लौटता है तो हेनरी गैरी पे गुस्सा होता है और कहता है कि जब तक मैक्स मर नहीं जाता और सब सबूत हासिल नहीं किए जाते कोई रूम छोड़ के नहीं जाएगा। यहाँ सेरेना अपने टीम के साथ मिलके मेरलिन का बायोडाटा निकालती है, मगर उसे मेरलिन और मैक्स के बीच का कनेक्शन पता नहीं चलता। गोंग आके सेरेना से झूठ बोलता है कि हेनरी प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग में बिजी है तो वह आ नहीं सकता। दूसरी ओर बेनी को तहकीकात से पता चलता है कि कैप्टन ऑर्लिन भी उनके साथ मिला हुआ था और उनसे रिश्वत लेता था। इसलिए उस रॉबरी के केस में उसने जरूरत न होने पर भी अटैक करके सबको मार दिया, क्योंकि वह रॉबर्स पकड़े जाते तो सच्चाई बाहर आती कि वह एक प्लान क्राइम है जिसमें पेंटिंग को चुराने का फार्स बना के मेरलिन को मारना तय हुआ था। इसलिए उस दिन क्राइम लोकेशन पे सेरेना को देख के ऑर्लिन डिस्टर्ब हुआ था। कमिश्नर सेरेना को बुला के कहते हैं कि कैसे भी करके मैक्स को बातचीत में लगा के 2 घंटे निकालो, तब तक कमांडोज उसके आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। सेरेना समझ जाती है कि उसे भी करप्शन का हिस्सा बनाया जा रहा है। सेरेना मैक्स से कहती है कि हेनरी आउट ऑफ रीच है तो कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो अब मैक्स टोनी को मारने के लिए गन उठाता है। सेरेना मैक्स से कहती है कि वो जिन लोगों से लड़ रहा है वो बहुत बड़े हैं, उनसे ऐसे जीता नहीं जा सकता, उन्हें सबूतों से ही हराया जा सकता है। मैक्स कहता है कि अगर तुम उनके अगेंस्ट एक्शन लोगी तो तुम्हारा जॉब चला जाएगा। सेरेना उससे कहती है कि सब सबूतों को छाना जाएगा और उन लोगों को कोर्ट में खड़ा किया जाएगा। अगर पेंटिंग के ओनर की लिस्ट मिली तो सबूत मिल जाएगा, क्योंकि उस $1 बिलियन पेंटिंग के ओनर वो 4 लोग हैं। मैक्स कमिश्नर को बुला के पूछता है कि क्या इतना सुनने के बाद उसने गैरी को इंट्रोगेट किया था। वो हाँ कहता है। मैक्स कमिश्नर से पूछता है कि क्या वो मेरलिन का केस फिर से ओपन करेगा। कमिश्नर गारंटी देता है कि वो केस ओपन करेगा। मैक्स उससे पूछता है कि क्या वो उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कमिश्नर हाँ कहता है। तभी कंट्रोल रूम में पता चलता है कि यह सब बातचीत सोशल साइट पे लाइव स्ट्रीम हो रही है, दुनिया उसे देख रही है। वह सब देख के सब हड़बड़ा जाते हैं। कमिश्नर को लग रहा था उसका प्रॉमिस 4 दीवारों में रहेगा, मगर उसे पूरी दुनिया देख रही थी। मैक्स ने बहुत जबरदस्त चाल चली थी। अब मीडिया में भी यह न्यूज लाइव चलने लगती है कि कैसे किडनैपिंग हुई और कैसे कॉन्स्पिरेसी चल रही है। स्ट्रीमिंग थाई के सर्वर से हो रही है। कमिश्नर जनता के सामने प्रॉमिस करके पूरी तरह फंस जाता है। सेरेना मैक्स से कहती है कि अगर वह इस तरह ट्रिक करेगा तो वह उसकी कोई मदद नहीं करेगी। तो मैक्स उस पे गुस्सा होके बोलता है कि ना उन्होंने गैरी को इंट्रोगेट किया, ना अवेलेबल होने के बावजूद हेनरी को ला पाए।
वह उसे ट्रिक कर रहे हैं। मैक्स टोनी को जख्मी करता है। अब मैक्स डायरेक्ट हेनरी से कहता है कि 1 घंटे के अंदर अगर वह उसके सामने नहीं आया तो वह टोनी के साथ सभी हॉस्टेजेस को एक एक करके मार देगा। वह सुन के हेनरी गैरी को फंसाने का प्लान करता है कि वही करप्शन के पीछे मेन आदमी है। अब वह कमांडोज को अटैक करने का ऑर्डर देता है, भले मैक्स के साथ हॉस्टेजेस मारे जाए। दूसरी ओर बेनी वह रॉबरी वाले क्राइम सीन पे पहुंचता है जहां मेरलिन रहा करती थी। वहां उसे एक ऑर्फनेज का फोटो दिखता है जिसके सामने कुछ बच्चे खड़े हैं। यहाँ गोंग मैक्स के आइलैंड पे अटैक की तैयारी करता है। सेरेना समझ जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो हॉस्टेजेस मारे जाएंगे, मगर गोंग को बड़े लोगों की पड़ी है। वो उससे कहता है कि यह NIS का ऑपरेशन है तो वो उससे दूर रहे। तो अब सेरेना गोंग को धमकी देती है कि वो मैक्स को इस मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में इन्फॉर्म करेगी। यहाँ ऑर्फनेज में तहकीकात करने पर बेनी को पता चलता है कि मेरलिन मैक्स की छोटी सिस्टर थी और फोटो में दिख रही बिल्डिंग ऑर्फनेज की पुरानी बिल्डिंग है जो अब खंडर हो चुकी है। बेनी यह बात सेरेना को मैसेज करता है। मैक्स सेरेना से कहता है कि अब उसने यह मिशन आधे में छोड़ा तो वो लोग भी छूट जाएंगे और शायद वो लोग उसे भी मार दे, इसलिए वह नाउ और नेवर की सिचुएशन में है। यहाँ कमांडोज मैक्स के अड्डे पे अटैक करते हैं और वहाँ मैक्स के लोगों को एक एक करके मारते हैं। सेरेना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगती है कि मैक्स हॉस्टेजेस को छोड़ दे। दूसरी तरफ कमांडोज हेनरी के कहने पे मैक्स की मेन बिल्डिंग पे अटैक करने जाते ही है कि तभी बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बिल्डिंग पूरी तरह तहस नहस हो जाती है। मैक्स का कॉल कट होता है। वह देख के सेरेना सुन्न हो जाती है। VIP रूम में सभी राहत की सांस लेते हैं। तभी कॉल रूम में बैठी सेरेना की नजर मॉनिटर पे जाती है जिसमें मैक्स की लास्ट इमेज है। वह देख के उसे स्ट्राइक होता है कि अगर मैक्स का अड्डा थाईलैंड में है तो वहाँ खिड़की से सनलाइट आना चाहिए, क्योंकि जब कोरिया में शाम के 7 बज रहे हैं तो थाईलैंड में 5 बज रहे होंगे, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है। मगर फिर भी 5 बजे मैक्स की रूम में इतना अंधेरा क्यों है? मतलब साफ है, मैक्स थाईलैंड में नहीं बल्कि कोरिया में ही कहीं है और वह जिंदा है। उन्हें मैक्स की अपने आदमियों के साथ एयरपोर्ट से आने की वीडियो भी दिखाई देती है। दूसरी ओर बेनी तहकीकात करते करते उस पुराने ऑर्फनेज पहुंचता है जहां उसे कैप्टन ऑर्लिन की लाश दिखती है। मतलब मैक्स उसी ऑर्फनेज को अपने मिशन के लिए इस्तेमाल कर रहा था।